हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग एक बार फिर से AR देसाई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं, इनकी जीवनी के बारे में डिस्कस किए थे। आज इनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं कुछ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आप लोग देख रहे हैं ये है भारतीय राष्ट्रवाद। इसके बारे में आखिर में देसाई के क्या विचार रहे हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। प्रोफेसर देसाई द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि वह महत्वपूर्ण प्रयास है जिसमें उन्होंने मार्क्सवादी बौद्धिक उपागम के आधार पर समाजशास्त्र तथा इतिहास को मिलाते हुए यह स्पष्ट किया कि भारत में राष्ट्रवाद का संबंध किसी न किसी रूप में उत्पादन के संबंधों में होने वाले परिवर्तन से रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्क्सवादी जो पर्सपेक्टिव है, या हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो जो इकोनॉमी है या आर्थिक जो बेस है उस पे वो ज़्यादा जोर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने माना कि भारत में जो राष्ट्रवाद का संबंध है वह किसी न किसी रूप में उत्पादन के संबंधों में होने वाले परिवर्तन से रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को एक दूसरे से भिन्न शक्तियों के द्वंद्व के परिणाम के रूप में स्पष्ट किया है। इसका तात्पर्य है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत यहाँ जो नई भौतिक दशाएं पैदा हुई, उन्हीं के फलस्वरूप राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इन्होंने माना ऐसा कि जो ब्रिटिश उपनिवेशी शासन था और इसके द्वारा जो भी हमारी नई भौतिक दशाएं पैदा हुई थी, उन्हीं के कारण हमें राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव यानी कि उत्पत्ति देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण के जिन नए आर्थिक संबंधों की स्थापना हुई, उनके फलस्वरूप भारत की परंपरागत संस्थाओं में परिवर्तन होना आरंभ हो गया। इस आधार पर उन्होंने विस्तार से इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि जब किसी समाज में आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होता है तो वहाँ विभिन्न वर्गों के संबंधों तथा सामाजिक संस्थाओं में किस प्रकार परिवर्तन होने लगता है। तो यहाँ पे इनके इस कॉन्सेप्ट से ये समझ में आती है बात कि AR देसाई जो है वो मार्क्स और एंजल्स के विचारों से कितने ज़्यादा प्रभावित थे। देसाई द्वारा लिखित उपयुक्त पुस्तक 19 अध्यायों में विभाजित है। अपने प्राकथन में उन्होंने राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट करने के साथ ही संक्षेप में यह स्पष्ट किया कि यूरोप के अनेक दूसरे देशों में किस प्रकार राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। तो ये जो इनकी नेशनलिज्म पे बुक लिखी गई है, इस बुक का पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पुस्तक के पहले अध्याय में देसाई ने भारत में इंग्लैंड का उपनिवेशवादी शासन आरंभ होने से पहले यहाँ की अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति की प्रकृति को स्पष्ट किया है। दूसरे अध्याय में उन दशाओं का उल्लेख किया जिनके अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ है। कंप्लीटली हम देखेंगे ऐतिहासिक तरीके से इन्होंने इस बुक में डिस्कस किया है तथा इसके प्रभाव से धीरे धीरे एक नई आर्थिक और राजनीतिक संरचना विकसित होने लगी थी। अध्याय 3, 4, 5, 6 और 7 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कृषि व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों, परंपरागत हस्तशिल्प का पतन, नगरों तथा ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विघटन तथा आधुनिक उद्योगों का विकास जैसी दशाओं की विवेचना की गई है। अध्याय 8, 9 तथा 10 में परिवहन के साधनों के विकास, नई शिक्षा व्यवस्था की स्थापना तथा भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण की विवेचना के साथ भारतीय समाज पर इनके प्रभावों का विश्लेषण किया गया। इन दशाओं के प्रभाव से अध्याय 11 में नए सामाजिक वर्गों का प्रादुर्भाव कैसे होता है उसके बारे में डिस्कशन है। अध्याय 12 के अंतर्गत आधुनिक राष्ट्रवाद में प्रेस की भूमिका क्या रही है। अध्याय 13 में यहाँ समाज सुधार,
आंदोलन का सूत्रपात तथा अध्याय 14, 15 व 16 में परंपरागत जाति विभाजन जो देखने को मिला, अस्पृश्यता तथा स्त्रियों की स्थिति जैसी समस्याओं के विरुद्ध होने वाले आंदोलन की विस्तार से विवेचना की गई है। अध्याय 17 में देसाई ने भारत में होने वाले धार्मिक सुधार आंदोलनों की चर्चा किए हैं। पुस्तक में अध्याय 18 वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के रूप में एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन के प्रभाव की चर्चा किए हैं। अंतिम अध्याय में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कुछ आंदोलनों को स्पष्ट करते हुए देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास पर इनके प्रभावों का उल्लेख किया है। प्रस्तुत विवेचन में हम सबसे पहले देसाई के विचारों के संबंध में राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद के अर्थ को स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर में राष्ट्र और राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। वर्तमान समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भारतीय राष्ट्रवाद का एक प्रमुख स्थान है। AR देसाई के शब्दों में ये उन्हीं का कथन है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में विकसित होने वाले विभिन्न राजनीतिक और राष्ट्रीय आंदोलनों को समझना इस कारण आवश्यक है कि इन्हीं की सहायता से आखिर में जो राजनीतिक और राष्ट्रीय आंदोलन हमें दिखाई देते हैं, इन्हीं की सहायता से ब्रिटिश काल तथा उसके बाद भारतीय समाज में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों तथा उनकी नई सामाजिक शक्तियों को समझा जा सकता है, जिन्होंने भारतीय समाज को नया रूप दिया है। तो इन्होंने कहा कि भारत में विकसित होने वाले जो विभिन्न राजनीतिक और राष्ट्रीय आंदोलन हैं, हमें इसको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इन्हीं की सहायता से ब्रिटिश काल और उसके बाद की जो भारतीय समाज था उसमें किस प्रकार से संरचनात्मक परिवर्तन हुआ या फिर नई जो सामाजिक शक्तियां हमें देखने को मिली, वो किस प्रकार से भारतीय समाज को एक नया रूप प्रदान किए थे। ओके, राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए देसाई ने प्रोफेसर E.H. कार तथा प्रोफेसर G.S. घुरिये के विचारों का उल्लेख किया है। E.H. कार के अनुसार राष्ट्र का संबंध एक विशेष भावनात्मक और मानसिक एकता है। जब राष्ट्र की बात आती है, नेशन की बात आती है, तो यहाँ पे एक भावनात्मक और एक मानसिक एकता दिखाई देती है या अनुभव करने, विचार करने और जीवन व्यतीत करने का एक विशेष ढंग होता है। अब चाहे वह हम जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक हम बात करें या फिर हम अगर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की बात करें, तो भले अगर कोई किसी को नहीं जानता है, लेकिन जब बात देश की आती है, जब बात नेशन की आती है, तो पूरा देश जो होता है वो एक भावनात्मक और मानसिक एकता से जुड़ा हुआ नजर आता है। सॉरी। इस अर्थ में राष्ट्र की प्रकृति को इसकी 6 मुख्य विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। तो इन्होंने 6 मुख्य विशेषताओं की बात यहाँ पे की है। एक, सामान्य सरकार का विचार जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य की प्रत्याशाओं से होती है, यानी कि एक ऐसा सरकार जिसका विचार हम ये सोच के करते हैं कि हमारे वर्तमान में क्या करेगा और हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। ओके, इससे संबंधित व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध तथा जागरूकता। तीसरा पॉइंट है एक सुस्पष्ट भूभाग होता है। चौथा पॉइंट है कुछ ऐसी विशेषताएं जो एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों से पृथक करती हैं, जैसे भाषा तथा संस्कृति से संबंधित विशेषताएं। पांचवा पॉइंट है कुछ ऐसे सामान्य हित जिनमें सभी सदस्य सहभाग करते हों, यानी कि उसमें एक दूसरे से कंट्रीब्यूशन करते हैं या सहभागी होते हैं। छठा पॉइंट है कि लोगों की इच्छाओं और भावनाओं में एक ऐसी समानता जिसके आधार पर उनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव पैदा होते हैं। राष्ट्रवाद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए G.S. घुरिये ने लिखा है, ये राष्ट्रवाद की परिभाषा G.S. घुरिये की दी गई है कि राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक
दशा है जिसमें एकता, सुदृढ़ता और पारस्परिक संबद्धता का समावेश होता है। यह एक ऐसी भावना है जिसमें सामान्य नागरिकता की भावना तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का समावेश होता है। प्रोफेसर E.H. कार तथा घुरिये के संदर्भ में A.R. देसाई ने राष्ट्रवाद के कुछ विशेष तत्वों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद का संबंध राष्ट्र की सर्वोच्चता में विश्वास करने से है। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र की सर्वोच्चता में विश्वास करना। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रवाद का संबंध एक ऐसी भावना से है जिसमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की तुलना में राष्ट्र को अधिक महत्व दिया जाता है। राष्ट्रवाद के विकास के लिए एक ऐसी सरकार आवश्यक है जो अपने देश के निवासियों के हित के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। साथ ही इसका संबंध एक ऐसी भावनात्मक एकता से होती है जो राष्ट्र से संबंधित लोगों को राष्ट्रीय हितों के बारे में जागरूक बनाती है तथा उनके बीच सक्रिय सहयोग की प्रेरणा देती है। भाषाई एकता राष्ट्रवाद का एक प्रमुख आधार है। राष्ट्रवाद का एक अन्य तत्व एक विशेष राष्ट्रीय संस्कृति है जो विभिन्न लोगों और वर्गों को एक दूसरे से जोड़ती है। यानी एक हमें राष्ट्रीय संस्कृति जो विशेष एक स्पेसिफिक राष्ट्रीय संस्कृति होती है जो कि लोगों को या वर्गों को एक दूसरे से जोड़ती है। राष्ट्रीय इतिहास राष्ट्रवाद का वह आधार है जो लोगों को अपने से भिन्न राष्ट्र के लोगों के विरुद्ध एकजुट होने की प्रेरणा देता है। इसी कारण राष्ट्र का यह प्रयत्न रहता है कि राष्ट्रीय इतिहास से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों तथा घटनाओं से अधिक लोगों को परिचित कराया जाए। प्रोफेसर देसाई ने लिखा है कि विश्व के विभिन्न भागों में अनेक समुदायों का राष्ट्रों के रूप में परिवर्तित होना एक ऐतिहासिक घटना रही है। आज से लगभग 400 वर्ष पहले तक विश्व के सभी देश किसी न किसी तरह की राजशाही या सामंतवादी व्यवस्था से जकड़े हुए थे। 16वीं शताब्दी तक इंग्लैंड जैसे राष्ट्रवादी देश ने वास्तविक सत्ता रोमन चर्च के हाथों में थी। तो जो इंग्लैंड का हम 16वीं शताब्दी तक की बात करें तो जो सत्ता जो थी, अगर वास्तविक सत्ता की बात करें तो वो रोमन चर्च के हाथों में थी। पुनर्जागरण के युग में जब इंग्लैंड के सामान्य नागरिकों ने रोमन चर्च के शोषण के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष किए, केवल तभी वहाँ एक सामंतवादी राज्य की जगह राष्ट्र राज्य की स्थापना हो सकी। इंग्लैंड में विकसित होने वाला राष्ट्रवाद यूरोप के अनेक दूसरे देशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच फ्रांस, इटली, जर्मनी तथा अनेक दूसरे देशों में भी भारी संघर्ष के बाद ऐसा राष्ट्रवाद विकसित हुआ जिसमें राजशाही के लिए कोई जगह नहीं थी। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया एशिया और अफ्रीका के देशों में भी आरंभ हो गई। इस शताब्दी में एक और रूस में सामंतवादी व्यवस्था की जगह समाजवादी व्यवस्था के द्वारा राष्ट्रवाद को स्पष्ट रूप मिला, जबकि भारत, चीन, तुर्की, अरब और मिस्र जैसे अनेक देशों में साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध संगठित आंदोलन होना आरंभ हो गया था। इन आंदोलनों का उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना था जो स्वदेशी होने के साथ ही राष्ट्रीय प्रकृति की भी हो। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, यहाँ राष्ट्रवाद का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। भारत में राष्ट्रवाद का आरंभ इंग्लैंड के उपनिवेशवादी शासन के दौरान हुआ। ब्रिटिश शासन से पहले तक भारत में एक ऐसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना स्थापित थी जो विश्व के दूसरे देशों से काफ़ी भिन्न थी। आर्थिक क्षेत्र में यहाँ की अर्थव्यवस्था ग्रामीण होते हुए भी यह यूरोप की सामंतवादी व्यवस्था से भिन्न थी। ग्रामीण जीवन काफ़ी कुछ
आत्मनिर्भर प्रकृति का था। सामाजिक आधार पर संपूर्ण देश हजारों जातियों और उपजातियों में विभाजित था तथा उनके बीच विवाह, व्यवसाय, खान पान और सामाजिक संपर्क से संबंधित बहुत सी भिन्नताओं के होने के कारण सभी जातियां आत्म केंद्रित समूहों के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी कि अपनी अलग अलग जातियों की अपनी खुद के अस्तित्व थे, अपने पहचान थे। धार्मिक आधार पर हिंदू धर्म का कोई एक सर्वव्यापी आधार नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म बहुत से संप्रदायों, पंथों और विश्वासों में बटा हुआ था। राजनीतिक आधार पर भारत कभी भी एक अखंड राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि यह हजारों छोटे बड़े साम्राज्यों और नगर राज्यों में बटे हुए राजतंत्र के अधीन रहा है। तो इन्होंने बताया कि उपनिवेशी शासन से पहले आखिर में भारत की संरचना कैसी देखने को मिली थी। ओके, विश्व के दूसरे देशों में राष्ट्रवाद का विकास उन दशाओं के बीच हुआ जो उसी देश की राजनीतिक और धार्मिक संरचना से संबंधित है। तो जैसे अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें या फ्रांस की क्रांति की बात करें तो वहाँ पे हमें राजनीतिक और धार्मिक स्थिति कुछ अलग नज़र आती है। भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषता यह है कि इसका प्रादुर्भाव और विकास उन दशाओं के बीच हुआ जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने मुख्य रूप से अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की प्रशासनिक, आर्थिक और शैक्षणिक संरचना में इस तरह के परिवर्तन किए जिनकी प्रकृति भारत की परंपरागत संरचना से बहुत भिन्न थी। इसके फलस्वरूप यहाँ एक और नए सामाजिक आर्थिक वर्गों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, तो दूसरी ओर अनेक ऐसी सामाजिक शक्तियाँ पैदा होने लगी जिन्होंने लोगों के चिंतन और व्यवहार के तरीकों को नई दिशा देना आरंभ कर दी। स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास एक विशेष आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में होना आरंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य अवस्थाओं की यदि बात करें तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि A.R. देसाई ने 5 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया है भारतीय राष्ट्रवाद को। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं, लेकिन जो 5 अवस्थाएं हैं उसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देसाई ने लिखा है कि भारत में एक नई आर्थिक संरचना से पैदा होने वाले वर्गों में जब अपने अधिकारों की चेतना विकसित होना आरंभ हुई तो उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को नए सिरे से संगठित करना आरंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप अनेक ऐसे आंदोलनों का सूत्रपात हुआ जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना आरंभ कर दिया। इस प्रक्रिया को देसाई ने 5 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है इसको A.R. देसाई ने कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है, तो 5 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ये 5 अवस्थाओं को हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे A.R. देसाई से जुड़े हुए कंटेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हैं। तो अभी इस पे अगर हम लोग यह अभी डिस्कस करना चाहेंगे तो ऑलरेडी हमें लगता है कि 1 आवर और खिसक जाएगा। तो बेहतर है कि हम लोग इसको और 1-2 पार्ट में बांट के और तब जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को समझने के लिए भी ईजी रहे और आप लोग ईज़िली इसको रीड भी कर सकते हैं और कम टाइम में ही आप लोग लेक्चर कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऑलरेडी ये 2nd पार्ट है और आई होप कि 1 या 2 पार्ट और बनेगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली 2 पार्ट और बनेगा, तो 4 पार्ट में टोटल हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। ओके बाय।